हेलो, नमस्कार, आभार, अभिनंदन, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मेरा नाम है आयुष द्विवेदी और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने प्लेटफॉर्म गुरु कृपा स्टडीज पर। राधे कृष्णा, स्वागत है। और बताओ, क्या हाल है? ठीक है। आज हम अपने जिस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम की बात करने जा रहे हैं, उसका नाम जो है वो है उन योजनाओं में शामिल है जो कि भारत की इतनी बेहतरीन योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं, जिनके होने से भारत की स्वास्थ्य संरचनाओं में, अवसंरचनाओं में, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना बड़ा बदलाव आया है कि शायद विश्व की तमाम बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं में उसका नाम गिना जाना चाहिए। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं इसके नाम से आप भली भांति परिचित होंगे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। क्या आपने इसका नाम सुना है इससे पहले? सुन रखा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि क्या है ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। क्या है? तो यह एक हेल्थ प्रीमियम बीमा योजना है। इंश्योरेंस स्कीम है। और कैसी स्कीम है? यह आपकी कैशलेस स्कीम है। इसमें ना ही आपको कुछ लेना है और ना ही देना है। तीसरी बात की जाए, यह आपकी दुनिया की सबसे बड़ी, न सिर्फ भारत की, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। ठीक है। सारा काम जो हो रहा है नेशनल हेल्थ मिशन का, आयुष्मान भारत का, या कोई भी वर्तमान का जो हमारा काम हो रहा है, वो किसके अंतर्गत हो रहा है? नेशनल हेल्थ पॉलिसी। और ये स्कीम भी किसके अंतर्गत आई? नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 की आपकी जो न्यू आपकी हेल्थ पॉलिसी है, उसके अंतर्गत ही सारी चीजें घटित हो रही हैं। इसी की याद में, इसी की वजह से 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाते हैं। और यहां पर अगर कभी इस प्रकार की व्यवस्था में आपको कोई भी दिक्कत आती है किसी प्रकार की, आप एक टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं 14555, जो कि कभी पूछ लिया जाता है। यह आपका किसका टोल फ्री नंबर है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का, जो कि हैंडल करती है आपकी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को। इतनी डिटेल्स को नोट कीजिए। हुआ? डन। चलो अब थोड़ी सी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन को हमने कवर कर लिया है। अब थोड़ी आगे की बातचीत करते हैं कि आयुष्मान भारत योजना जो है वह किस प्रकार से ग्रो हुई और क्या है। आयुष्मान भारत योजना, परियोजना, यह एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत दो चीजों को समाहित किया गया। इसमें सबसे पहले जो शुरुआत हुई वह उस सिस्टम से हुई जिस सिस्टम का सिस्टम में आना लाजमी था। अगर व्यक्ति के पास घर नहीं है
तो वह सोफा लाकर कहां पर रखेगा? राधा वल्लभ श्री हरिवंश जी। तो यहीं पर सबसे पहले हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कुछ आपके सेंटर्स भी होने चाहिए जहां पर उनको उपलब्ध कराया जाए। तो पहला पिलर, पहला स्तंभ कहा जाता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के शुरुआत का जो बेस है, स्ट्रक्चर है, उसको आपका हेल्थ वेलनेस सेंटर, जिसे बाद में आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना गया। थोड़ी सी बातचीत करते हैं। व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल यानी कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, सीपीएससी, सामुदायिक स्वास्थ्य करीब, जो पहले हमारे पुराने जो भी हमारे सब हेल्थ सेंटर्स थे और प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र थे, आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर थे, इनमें सिर्फ 2 प्रकार की सुविधाओं का पहले जो है चीजें उपलब्ध हुआ करती थी, माता के लिए और माता के बच्चे के लिए। लेकिन कालांतर में समय के साथ इसमें 12 अन्य निःशुल्क सेवाएं जो हैं वह इंक्लूड की गई। इसी के साथ चाहे वह आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो, आयुष डिजीज हो, या उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं हो, और भी कोई भी चीजें हो, जो भी हैं वह 12 चीजों को इंक्लूड करके उनकी निःशुल्क आवश्यक दवाएं और बाकी सारी चीजों को समाहित किया गया, और उसी के साथ लोगों को यह सुविधा भी प्रदान की गई। सीएससी और पीएससी पे इनको क्या कहा गया? पहले इन्हें हेल्थ वेलनेस सेंटर कहा गया, उसके बाद इनको जन आरोग्य मंदिर कहा गया, आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहा गया। ठीक है, तो मंदिर के बारे में अपन थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं कि पहला पिलर है, उसके बाद जो है क्या आता है आगे। नवीनतम आंकड़े हमारे क्या कहते हैं कि टारगेट कितना था? टारगेट था इसका शुरुआत में करीब 1,50,000, लेकिन वर्तमान में आज का डेटा क्या कह रहा है? 1,50,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने का लक्ष्य रखा था सरकार ने, पर वर्तमान में नवीनतम आंकड़े कहते हैं कि इसने आपके सब हेल्थ सेंटर्स जो हैं वह 1,34,210 हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 24,485, जिनको किसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया है, 12,257 आयुष केंद्र, शहरी स्वास्थ्य केंद्र जो आपके अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर है 9,811, और शहरी प्राथमिक केंद्र जो है इनको कन्वर्ट करके इसमें किसमें सक्रिय आरोग्य मंदिर जो हमें संख्या आज दिखाई पड़ रही है, आज की डेट तक टिल टुडे 1,86,235। ये आपका लेटेस्ट डेटा है जून तक का। जिस डेट तक हम आपको पढ़ा रहे हैं उस डेट तक का डेटा है कि आज हमारे देश में सक्रिय आरोग्य मंदिर कितने हैं, फंक्शनल सेंटर आयुष्मान आरोग्य मंदिर 1,86,235, और यह संख्या बढ़ती रहेगी भविष्य में 1.5 लाख से कहीं ऊपर यह आपको दिखाई पड़ेगा, लक्ष्य से भी ज्यादा। जरा मुझे यह बताएं कि एक पीएचसी या एक जो आपका आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वह कितनी पॉपुलेशन पर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। ठीक है, अब इसके बारे में अपन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को जो है एग्जाम अकॉर्डिंग नोट कर लेते हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर यह आपका पहला पिलर था आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का, प्रधान आयुष्मान भारत का कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर के तौर पे इसको जो है इंक्लूड किया गया। इसके तहत आने वाले सेंटर्स को किस में बदला गया? जो भी आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर थे उनको आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहा गया, और यहां पर किस प्रकार की 1 पीएचसी प्लेन एरिया, 30 के हिली रीजन, 20 के 30,000 इन प्लेन रूरल एरिया। अच्छा, एक और चीज यहां से निकल के आ रही, पीएचसी लिखा हुआ है, क्या पीएचसी और आयुष्मान आरोग्य मंदिर दोनों एक ही हैं? क्या अभी बहुत सारे लोग को यह भी कंफ्यूजन रहेगी, क्या ये हेल्थ वेलनेस सेंटर जिन्हें पीएचसी और सीएससी कहा जा रहा है और जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर टर्म है ये एक ही हैं या अलग अलग हैं?
ठीक है, फिलहाल अभी जो बात कर रहे हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर के तहत आपका कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर की जा रही। प्राइमरी हेल्थ केयर के तहत क्या क्या आपकी प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं आपको दी जाएंगी, प्राइमरी लेवल पर जो भी वहां पर पॉसिबल हो सकता है। प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, 12 प्रकार की निःशुल्क बीमारियों का इलाज जो भी हो सकता है, अलग है, डिफरेंट है, नहीं। अब आएगा मजा। चलो, जो बता रहे हैं नहीं तो वो बताएं कि क्या क्या अंतर बिल्कुल सेम है दोनों में, और जो डिफरेंट बता रहे हैं जरा ये बताएं कि अलग है और क्या नहीं अलग है। दोनों ही चीजों में अंतर स्पष्ट करें जिससे बाकी लोग भी आपसे सीख पाए। तो कुल मिलाकर के 12 प्रकार की बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं जो है वह आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं, और इन्हीं 12 प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं का निःशुल्क जो है वह आपका इलाज किया जाएगा, निःशुल्क दवाएं, और अगर जरूरत पड़ी तो आपका डायग्नोसिस भी। यह किसके अंतर्गत किया गया? यह आपका आयुष्मान आरोग्य मंदिर के अंतर्गत, जिसे एएएम के नाम से भी जाना जाता है। हाँ जी, कोई है? सिर्फ चाय लो बस, चाय चाय बस। चलिए भाई, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस आ गई। बाहर बहुत तेज बरसात हो रही है आज। जल्दी से अंतर स्पष्ट करें, देन हम आगे बढ़ते हैं। स्टेलर कहां गया? अपनी अगली योजना और परियोजना पे आते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, राइट। इसकी प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें इसके बारे में थ्योरेटिकल आएंगी, वो आप लोग जान जाएंगे और जान ही जाते हैं पढ़ करके ही। लेकिन इसके जो फैक्ट्स बनते हैं, जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो पॉइंट्स बनते हैं, अपन उसके बारे में बात करेंगे। और जहां से क्वेश्चन आएंगे वहां पर कुछ और चीजें भी इंक्लूड रहती हैं जो आपके पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है, जो कि अभी रिसेंटली अमेंडमेंट है, संशोधन है। कौन कौन से, आइए उनके बारे में बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि किस पर बेस्ड है? इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। अभी तक जहां पर हम सिर्फ अभी तक सुविधा की बात कर रहे थे, आपकी प्राइमरी हेल्थ केयर की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का जो आपका पिलर नंबर 2 है वह आपको बताता है इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ द मरीज। किसके द्वारा है? इंश्योरेंस के द्वारा उसको किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं से उसको वंचित न रखा जाए, और उस पर किस प्रकार की चीजों को, प्राइमरी तो आपका आयुष्मान आरोग्य मंदिर में ट्रीटमेंट हो जाएगा, लेकिन उसको अगर सेकेंडरी या टर्सरी चीजों को एडमिट होने की आवश्यकता पड़ती है या बाकी चीजों की जरूरत पड़ती है, देन उसका अपनी जेब से एक भी रुपया खर्च नहीं होना चाहिए, ऐसा सरकार का कहना है। चाहे वह सीएससी पे हो, पीएससी पे हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे हो, चाहे वह आपका सेकेंडरी या टर्सरी ट्रीटमेंट में लेवल पर आ गया हो। यही आपकी अखिल भारतीय प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, या आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जो कि ओवरऑल इंडिया को कवर करती है। रिसेंटली कवर होने वाला स्टेट कौन सा है जो हाल ही में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का हिस्सा बना है? और अभी बना है, जून 2026 में बना है। टोटल स्टेट कवर कितने हैं? टोटल अगर स्टेट और यूनियन टेरिटरी इंक्लूड करके पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं, और रिसेंटली एडेड स्टेट या यूनियन टेरिटरी कौन है?
पीएससी सिर्फ ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएगा, आरोग्य मंदिर कॉम्प्रिहेंसिव ज्यादा फैसिलिटी देता है। ओके, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, बहुत बढ़िया। 36 जो आपका आपका 36वां स्टेट है जो अभी रिसेंटली ऐड किया गया है, 36वां स्टेट जो कि आपका वेस्ट बंगाल है इसी स्कीम के तहत, और इसी के साथ पूरा भारत जो है वह आपका इस योजना में बांध दिया गया है। इस बात को याद रखेंगे क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है और आपका अभी इसी के साथ शुरुआत हुई है, सत्ता परिवर्तन के साथ नई चीजों का वहां पर प्रारंभ हुआ है। तो अखिल भारतीय आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अखिल भारतीय यानी कि होल इंडिया, इसीलिए मैंने कहा क्योंकि अब इसमें सारे स्टेट्स कवर हो गए हैं। किसके आपका इसका मेन जो आपका जो कंट्रोल करता है, एनएचए, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, और प्लस इसमें स्टेट लेवल पर किसका रोल रहता है, स्टेट हेल्थ अथॉरिटी। दोनों ही चीजों को जो कंट्रोल करती है, नेशनल लेवल पर नेशनल आपकी हेल्थ अथॉरिटी और स्टेट हेल्थ अथॉरिटी। तो इसमें अगर बात की जाएगी, कोई व्यक्ति अगर बीमार हो गया है और बीमार होने के बाद अगर उसको 24 घंटे के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, देन वह इसका पात्र होगा। ओपीडी के लिए पात्र नहीं होगा। अगर वो सिर्फ महाविभाग तक आता है तो वह आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कैशलेस इंश्योरेंस बीमा पर दावा नहीं कर पाएगा। एटलीस्ट उसको 24 आवर्स के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं। डू यू नो अबाउट दैट? जनरली कंसीडर किया जाता है कि 24 आवर्स के लिए आपको एडमिट होना पड़ेगा, तब चाहे वह आपकी प्राइवेट प्रीमियम हेल्थ पॉलिसी हो, चाहे वह गवर्नमेंट की स्कीम हो, आपको 24 आवर्स के लिए एडमिट होना चाहिए, ऐसा कहना है। पर इसमें जैसे आपका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया और या कोई और भी हो गया, तो उसमें अगर एक दिन में ही सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको घर भेज दिया जाता है और उसमें आपको बीमा प्रीमियम कवर भी मिलता है। बाकी चीजों में सिर्फ ओपीडी तक ही इंक्लूड रहेगा। तो आइए बात करते हैं कि टोटल इसमें जो है आपका कवर कितना मिलता है। इसका आपका 5 लाख रुपए, कितने, 5 लाख प्रति परिवार, पर परिवार लोगों को मिलता है। किसको मिलेगा, यहीं से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहती है। किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कहां तक जाएगा, इन्हीं चीजों के बारे में अपन देखेंगे कि 5 लाख रुपए प्रति परिवार मिल रहा है, लेकिन परिवार के लोगों की लिमिट कितनी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके बारे में जाने। तो अपन अगर जाने कि क्या कोई पारिवारिक बंधन भी है, लिमिट्स कितनी है, कोई नियम, कोई रूल, तो कोई भी आपका प्रति परिवार नो लिमिट्स, यानी कि चाहे कितने बच्चे हों, चाहे परिवार में कितने भी लोग हों, कोई जेंडर हो, कुछ भी चीजें हों, किसी भी स्टेट के आधार पर कोई बेनिफिट नहीं। कितने भी लोगों, सारे लोग जो है आपके 5 लाख रुपए प्रति परिवार के बीमा में कवर किए जाएंगे। कौन कौन से लोग होंगे, यहां से बात आती है कि आपके कौन कौन से लोग हैं जो एलिजिबल होंगे। एलिजिबिलिटी किसके किसके लिए होगी, जो इस पात्रता का हिस्सा होंगे, जिन्हें 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलेगा। उत्तर प्रदेश और भारत का जो एक इकोनॉमिक सर्वे था, आपका सेंसस था, SECC, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के आधार पर, यानी सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के आधार पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में D1 टू D7 तक के आपके जो वंचना के लोग थे वह इसमें शामिल किए जाएंगे। अब यह D1 टू D7 क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। कहां पर, रूरल क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों के आपके कौन से लोग शामिल होंगे D1 टू D7 के। ऐसे लोग जिनके घर की दीवारें कच्ची हैं,
दीवार या छत जो है वह कच्ची है, वह लोग इसका हिस्सा होंगे। वह लोग जिनके पास एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, भूमिहीन है, यानी कि लेबर हैं, श्रमिक हैं, काम करते हैं, डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग। ऐसे ही कुल मिलाकर 7 कैटेगरी डिसाइड की गई थी जो यहां पर इसमें इंक्लूड की जाएंगी। ऐसे एससी एसटी परिवार जिनके घर में 16 से 59 वर्ष तक की आयु का कोई भी वयस्क पुरुष नहीं है, उनको भी आपका इस उसमें इनको योजना में इंक्लूड किया जाएगा। यानी कि जो घर की हेड हैं वह एक लेडी हैं और उनको इस परियोजना में शामिल किया जाएगा। ऐसे ही कुल मिलाकर डी टू 7 तक कितनी कैटेगरी देखने को मिली थी? 7 कैटेगरी देखने को मिली थी। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना, यानी आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, जाति के आधार पर आपकी ये तय हुआ था कि कौन सा आप इसके आधारित पे होगा। यह आपका, इस टर्म को याद रखिएगा, आपका सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। इसी के आधार पर किन क्षेत्रों में, रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्रों में, तो क्या शहरी क्षेत्रों के लिए, अर्बन क्षेत्रों के लिए अलग व्यवस्था थी? तो जी हां, अर्बन क्षेत्रों में अधिकतर लोग भूमिहीन होते हैं जिनके पास आपका एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होती है, जो उन्हें किस प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए। तो यहां पर 11 कैटेगरीज उनके लिए डिसाइड की गई थी कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल किए जा सकते हैं। लाइक आपका कचरा बीनने वाले, डेली वेजेस पे काम करने वाले, चाहे वह आपके रेहड़ी के व्यक्ति हो गए, मजदूर हो गए, श्रमिक हो गए, या अन्य लोगों को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। डेली कामगार हो गए, ऐसे सही कई सारे लोग जो हैं वह प्लम्बर हों, बढ़ई हों, इस प्रकार की चीजों को उसमें इंक्लूड किया गया था। आप जब प्रश्न आपके सामने आएगा, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो आप भली भांति उसको जान जाएंगे, पहचान जाएंगे। यह आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किसको किसको इसमें शामिल किया गया है। और इसी के साथ अभी रिसेंटली हाल में एक संशोधन देखने को मिला, और उस संशोधन के तहत वरिष्ठ नागरिक संशोधन, इसके तहत किसी भी परिवार के किसी भी आय यानी कोई भी इनकम के सोर्स के आधार पर कोई भी चीजें जो है वह, चाहे वो परिवार के पास, अगर बुजुर्ग जो है वह 70 वर्ष की आयु से अधिक के हैं, उस परिवार के जो 70 वर्ष की आयु के से अधिक वृद्ध की आयु, या उससे अधिक के वृद्ध, या उससे अधिक के वृद्ध पुरुष या महिलाएं ऑटोमेटिकली इस जो है व्यवस्था के पात्र हो जाएंगे, चाहे वह किसी भी फैमिली से बिलोंग करते हो, चाहे वह किसी भी परिवार से, चाहे वह कच्ची दीवार में रहते हो, पक्के मकान में रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इकलौती एक चीज की यदि उनकी आयु 70 वर्ष से ज्यादा है तो वह इस योजना का पात्र होंगे। ठीक है। थोड़ी सी चीज और आपको और बताते हैं। 2 चीजें होती हैं, या तो कोई भी परियोजना है वह फुली कवर्ड होगी फाइनेंशियली, स्टेट गवर्नमेंट तो उसमें बहुत कम रोल प्ले करती है। कोई भी स्कीम्स होती है, मेनली रोल किसका रहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। यह भी हमारी कैसी योजना है? अखिल भारतीय आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना है, यानी कि पैन इंडिया लेवल पर है। या तो वह 100% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड की जाएगी, फुली 100%, या अगर कहीं पर फाइनेंशियल असिस्टेंट में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल रहा है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, प्लेन्स एरिया में, या स्पेशल स्टेट्स में, तो वहां पर हम यह देखते हैं जनरली कंसीडर करने में, कोई एक्सेप्शन लेकर मत आ जाना, जनरली बता रहे हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में
किसी भी स्कीम में 60% जो शेयर होता है वह आपका फाइनेंशियली प्रोवाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और आपका 40% जो शेयर रहता है प्लेन्स एरिया में वह आपका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। लेकिन जब कभी भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात आती है तो वहां पर 90% जो शेयर है वह किसके द्वारा वहन किया जाता है, वह आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वहन किया जाता है, और जो आपका 10% हिस्सा है वह आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के द्वारा। तो यहां भी वही चीज अप्लाई होती है कि ये जो भी आपका कवर इंश्योरेंस हॉस्पिटल के डायरेक्ट अकाउंट में दिया जाएगा, ये कैशलेस बीमा परियोजना है, यह आपका कौन इसका पैसा देगा, कहां से आएगा ये रुपया, तो इसका 60% जो आपका टोटल अमाउंट होगा वह आपका स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ 40% देगी और सेंट्रल गवर्नमेंट 60% देगी। कहां पर? प्लेन्स एरिया में, नॉर्मल स्टेट्स में। आइए इसको नोट करते हैं। उससे पहले दो तीन चीजें और नोट कर लेते हैं। 1900 से अधिक चिकित्सीय सेवाओं को इसमें इंक्लूड किया गया है, जहां पर हर एक बीमारी के पहले से ही प्राइस तय है और उसमें किस हॉस्पिटल को किस बीमारी के लिए कितने रुपए जो हैं वह प्रदान किए जाएंगे, यह आपका बताया जाएगा। 1900 से अधिक चिकित्सीय सेवाएं वह इंक्लूड की गई हैं। क्या जिस दिन से व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट होगा उसी दिन से इंक्लूड किया जाएगा? नहीं। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो आपका प्री हॉस्पिटल होने से पहले, आपका प्री यानी 3 दिन पहले से उसकी जो आपकी जांचें होंगी, दवाएं होंगी, वह भी इसमें इंक्लूड कर ली जाएंगी, और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद में 15 दिनों तक की जो व्यवस्था होगी दवा आदि की, वह आपका निःशुल्क दी जाएगी इसी योजना में कवर करके। इसका पैसा उसको मिलेगा दवा का, जो कि हॉस्पिटल ही दवा देगा, मेडिसिन देगा। एक केस स्टडी आपके सामने हम रखते हैं। अभी हमने क्या पूछा था याद नहीं, बताएंगे। सर 70 ईयर्स ओल्ड पर्सन को सिर्फ मिलेगा बेनिफिट या उसकी पूरी फैमिली को मिलेगा? पूरी फैमिली के लिए 5 लाख का अलग जो है वह आपका जो स्कीम आयुष्मान भारत है वह अलग रहेगी। उसमें वह आपके दोनों जो आपके ओल्ड पर्सन होंगे वह भी इंक्लूड होंगे, लेकिन जैसे अगर वो ओल्ड हो जाते हैं और उनके लिए 5 लाख का ये अलग टॉपअप है जो भी वृद्ध लोग हैं। फैमिली के लिए जो गवर्नमेंट की स्कीम है आपकी आयुष्मान भारत, यह आपकी अलग से है, और जो लोग 70+ होंगे, जो भी फैमिली में होंगे, उनके लिए जो भी एक फैमिली में अगर 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 1 लोग हैं, तो आपका 70+ लोगों के लिए ये 5 लाख के टॉपअप अलग से है। जैसे आपका दिन का रिचार्ज अगर पहले जब जियो डेटा का खत्म हो जाता था, 5G नहीं हुआ करता था, तब क्या करते थे अपन, अलग से 19 रुपए का एक टॉपअप रिचार्ज करते थे। तो ये जो आपका 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं 70+ लोगों को, यह आपका टॉपअप रिचार्ज है गवर्नमेंट की तरफ से कि थोड़े दिन और चल जाएंगे। वरना थोड़ा समझ के किया है, 70+ अब जाना एक बहुत बड़ी बात रह गई है। आगामी जो जनरेशन है जिसमें आप लोग जो है वहां तक पहुंचेंगे, 70+ अगर कोई बच जाए तो बचाना भाई मुझको। संभावनाएं समाप्त हैं 70+ जाने की। सरकार ने बड़ा सोच समझ के 70+ के ऊपर जो है 5 लाख का दिया है। 50+ के अनुसार देते तो 10-15 साल जो लोगों को इसका फायदा मिलता। अच्छा, ये कितने दिनों तक है? अगर आपने मान लीजिए जनवरी 2025 में जो है, या अगर नवंबर 2025 में 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा का फायदा उठा लिया होता, तो क्या अगर मान लीजिए फरवरी 2026 में आपके परिवार से कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया और हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसको फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या बताया मैंने, डेट को नोट कीजिएगा। मान लीजिए आप हॉस्पिटल में एडमिट थे और आपको प्रॉब्लम की बीमारी नवंबर 2025 में, आपने पूरा 5 लाख रुपए गवर्नमेंट के प्रीमियम का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन फरवरी 2026 में परिवार के किसी अन्य व्यक्ति की, जो आपकी फरवरी नहीं, आप जून ही मान लीजिए, जून 2026 में कोई अन्य व्यक्ति आपकी फैमिली से दोबारा हॉस्पिटलाइज हुआ, और तब क्या उसको आपने ये पैसा इस्तेमाल कर लिया है, इसका फायदा मिलेगा या नहीं?
बहुत तेज हवा चल रही है। क्या लगता है, सोचो विचारो, कई लोग तो जो है आयुष्मान भारत की योजनाओं को जो है इस्तेमाल भी करवाते होंगे लोगों को, जो इसको अप्लाई करवाते हैं हॉस्पिटल में, एक सरकारी ही पोस्ट होती है, उसका नाम क्या है, आयुष्मान मित्र। आयुष्मान मित्र के माध्यम से इसका इलाज होता है, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। तो यहां पर अपने को क्या याद रखना है कि ये 5 लाख रुपए जो है ये वन टाइम नहीं है। जहां भी हमने लिखा हो, कहां पर लिखा था कि जो 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा का कवर प्रीमियम मिल रहा है प्रति परिवार, प्रति वर्ष मिल रहा है। सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर लिया, अब दोबारा फिर से बीमार पड़ गए और नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा नहीं है। यह आपको पैसा प्रति वर्ष प्रति परिवार कितना रुपए मिलेगा, 5 लाख रुपए मिलेगा। और इसके तहत सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि हम 12 करोड़ फैमिली यानी 12 करोड़ परिवारों को कवर करेंगे, यह लक्ष्य है। और उसके 12 करोड़ परिवारों के 55 करोड़ लोग, 55 करोड़ लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। बारह करोड़ परिवारों के 55 करोड़ लोगों तक इस स्वास्थ्य परियोजना का लाभ पहुंचाएगा कौन, सरकार, गवर्नमेंट। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो भी पूछा यानी कि मिलेगा, तो बहुत बढ़िया, अच्छा सीख रहे हैं आप। क्या बात कर रहे थे अपन, एक केस स्टडी आपको देते हैं और उसके बारे में बताइए। यूपी बिहार का कोई व्यक्ति जो है वह कहां जाता है, गुजरात जाता है, दिल्ली जाता है, कहीं भी जाता है लेबर के लिए, मजदूरी करने के लिए, क्योंकि और कोई यूपी वालों की, बिहार वालों की बस का है नहीं, तो गुजरात में यही काम करते हैं। और वहां पर उसको आता है हार्ट अटैक। कार्ड उसका बना हुआ है पटना का, लखनऊ का, वाराणसी का, इलाहाबाद का, कहीं का भी मान लीजिए, आयुष्मान कार्ड। कहां पे आया उसको हार्ट अटैक, दिल्ली में। तो क्या उसको जो है उसके पास इकोनॉमिक फाइनेंशियल व्यवस्थाएं नहीं है जो अपने जो है इलाज को कंटिन्यू कर सके, तो उसको यूपी लाया जाएगा लखनऊ इलाज के लिए, या दिल्ली के ही किसी हॉस्पिटल में इलाज हो सकता है। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के लिए दिल्ली में हो सकता है। और कितने लोगों को लगता है कि हो सकता है, कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि वो जहां का निवासी है वहां पर उसको नहीं आना पड़ेगा, वहीं इलाज हो जाएगा जहां पर वह बीमार पड़ेगा, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। वहीं ट्रीटमेंट हो सकता है। एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं देखने को मिल रही। चलो ठीक है, देखते हैं इसको। नेशनल पोर्टेबिलिटी यानी कि आयुष्मान भारत कार्ड के तहत आप पूरे भारत में जो हॉस्पिटल जो है वह किससे संलग्न है, संबद्ध है, आपका आयुष्मान भारत से जहां पर इसका इलाज होता है, और लगभग सभी बड़े हॉस्पिटल जो है वह इंक्लूडेड हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, वहीं पर किसके द्वारा, आयुष्मान मित्र के द्वारा आप अपनी आईडी को एक्सेस करवाकर आयुष्मान मित्र आपके मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन करेंगे, एक ओटीपी आएगी और उसके बाद आपको एडमिट कर लिया जाएगा। देन आपका इलाज जो है वह कंटिन्यू हो जाएगा पूरे भारत में। आप फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इस कार्ड के थ्रू कहीं भी किसी भी आयुष्मान हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज को अपन ने याद रखा।
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सारी चीजों को जानते हैं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दूसरे स्तंभ में अपन ने क्या क्या देता है, वित्तीय कवर यानी कि फाइनेंशियल कवर कितना, 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए यानी सेकेंडरी और टर्सरी केयर के लिए 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष जो है वह शामिल किया गया। लक्षित लाभार्थी कितने थे, देश की निचली 40% जो आबादी थी फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की आपकी जो कितनी आबादी थी, इस डेटा के आधार पर निचली 40% आबादी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, लगभग 12 करोड़ परिवार। पहचान का आधार क्या है आपकी, यहीं पे D7 D12 D7 आपका इन्हीं लोगों को शामिल किया जाएगा और इसके अलावा किसी भी परिवार के 70 प्लस वर्ग के जो लोग होंगे। सरकारी नेटवर्क तक 36,218 प्लस सूचीबद्ध हॉस्पिटल आज की डेट में हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें 19,659 जो हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट है और 16,559 आपके निजी यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं वह आपका इंक्लूड कर लिए गए हैं। पहले दिन से ही मौजूद बीमारियों से लेकर के यानी कि पुरानी बीमारियां जो आपकी भी जो उसमें शामिल हैं वह भी इंक्लूड की जाएंगी। आपका प्राइवेट यानी निजी आपके स्वास्थ्य बीमाओं से कहीं ज्यादा बेहतर जो है वह कौन है, वह आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। जून 2026 में एक ऐतिहासिक मेमोरेंडम ऑफ यूनियन साइन होता है और उस पर 1.43 करोड़ नए परिवारों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलता है। कहां के, पश्चिम बंगाल के, जो कि इस योजना में शामिल होने वाला 36वां राज्य है। ठीक है, कौन कौन शामिल हैं इसमें, समस्त आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 70 प्लस आयु के वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया गया है। पोर्टेबिलिटी की भी सुविधा यहां पर दी गई है। स्टेट हमारा कौन सा है, वेस्ट बंगाल, इसको अपन याद रखें। ठीक है, जो कि हाल ही में शामिल होने वाला राज्य है। देन अभी आपका करंट अफेयर्स के आधार पर देखेंगे, 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को लिए जिनकी आय की कोई सीमा नहीं है, इनकम की कोई सीमा नहीं है, अगर आपकी एज जो है वो है आपका 70 प्लस है तो आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो 70 वर्ष तक जिंदा रहना पड़ेगा आपको इसके लिए, स्कीम के लिए 5 लाख रुपए शेयर्ड फैमिली के लिए है और उसके बुजुर्गों के लिए 5 लाख रुपए एक्सक्लूसिव अलग से है 70 प्लस लोगों के लिए। ना उम्र की हो सीमा, ना आय का हो बंधन, नई रीत चला करके मुझे PMJY में शामिल कर दो। हाँ, डेट की बात नहीं की थी, कहां से इस योजना को लॉन्च किया गया था, तो इस योजना को लॉन्च किया गया था रांची झारखंड से 23 सितंबर 2018 को। ये डिजिटल मिशन से पहले अपन एक चीज को नोट करना वहां पर भूल रहे हैं, उसको नोट करेंगे, डेट की बात आती है तब याद आता है। 23 सितंबर 2018 कहां से, रांची झारखंड। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपकी अंतिम श्रेणियों की तरफ बढ़ते हुए कुछ एक चीजों को जानते हैं। अखिल भारतीय या आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। डिजिटल मिशन क्या बताता है कि भैया सितंबर 2021 में लॉन्च हुआ और लॉन्च होने के बाद इसने क्या किया, इसने पूरे भारत के स्वास्थ्य सुविधाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया और उसका जो मुख्य काम था वह आभा आईडी था। आभा यहीं के दिया होगा, आभा आईडी, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जो कि 14 अंकों की यूनिक डिजिट है और इसी 14 अंकों की यूनिक डिजिट के तहत आपकी सारी जानकारी जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाती है और कोई भी आपको इजीली एक्सेस कर सकता है विथ योर कंसेंट। और डिजिटली सारी इंफॉर्मेशन उसके पास रहती है। डिस्ट्रिक्ट बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, एक 14 अंकों की आपकी पहचान आईडी मिलती है जो आपका यूनिक आभा आईडी नंबर होता है। HFR यानी कि हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, देश भर के सभी अस्पतालों का जो ब्यौरा है, डेटाबेस है, वह आपका एक ही प्लेटफॉर्म पर रहता है, जिससे यह मालूम चल जाता है कौन सा हॉस्पिटल जो है वह आपका शामिल है आपकी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं, प्राइवेट सुविधाओं में या नहीं। और तीसरा जो है आपकी स्वास्थ्य सेवा पेशेवर रजिस्ट्री यानी हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री, इसमें हमें किसका डेटाबेस देखने को मिलता है,
इसमें जो हमें डेटाबेस मिलता है वह डॉक्टर्स का देखने को मिलता है कि भैया आप झोला छाप हैं या आप रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं गवर्नमेंट के द्वारा। कहीं आप कोई झोला छाप डॉक्टर तो नहीं है। इसको पता करने के लिए आपकी HPR यानी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री डॉक्टरों और पंजीकृत चिकित्सा पेशेवरों का सत्यापित डेटाबेस UHI यानी यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस, यह स्वास्थ्य सेवा के लिए वही करता है जो UPI ने भुगतान के लिए किया है। रोगी को डॉक्टर से जोड़ने वाला नेटवर्क UHI यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस। ठीक है, कुछ एक चीजों को जानना, यहां से इनके फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं और यह भी पूछा सकता है किससे रिलेटेड है। तो आभा आपकी ही अपनी आईडी है जो पेशेंट की आईडी होती है। उसके बाद आपका HFR जो है यह हॉस्पिटल्स के लिए है और HPR जो है वह डॉक्टर्स के लिए है कि आप कहीं ऐसे फर्जी वाले डॉक्टर तो नहीं है। तीनों ही चीजों को जो है एक कर दिया गया है। पहले आयुष्मान आरोग्य मंदिर में आप प्राइमरी ट्रीटमेंट लेंगे, नहीं सही होंगे तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का फायदा उठाएंगे। देन आपकी जो आईडी जनरेट होकर के एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी। अखिल आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन दिसंबर 2021 में उसको लॉन्च किया गया था। सारी ही चीजें नोट हैं, जो भी फैक्चुअल डेटा बनता है इसको जो है आप क्या करेंगे, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, देख लेंगे, सारी चीजों को पढ़ लेंगे। तो आज आते हैं अपने दूसरे सेशन पर, जहां पर क्या है अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यह आपका बजट है, जो बजट को इस बार जो है एलोकेट किया गया है। 1,06,530 करोड़ रुपए जो है पिछली बार की अपेक्षा 10% की वृद्धि कर दी गई है, जिसमें से आपका नेशनल हेल्थ मिशन को दिए गए हैं रुपए 39,390 करोड़ रुपए और आयुष्मान भारत को 9,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपको स्वयं जान लेनी है। दिन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं सीधे। कुछ एक क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाएं। चलिए शुरू कीजिए। किस डेटाबेस का यूज किया जाता है? BPL सेंसस, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस या PM किसान डेटाबेस? आंसर इसका सही है, लेकिन यहां पर यह भी याद रखेंगे कि इसमें आपके जो फूड सिक्योरिटी वाला जो लोग होते हैं वह भी इंक्लूडेड हैं। यूज इसी का किया जाता है, लेकिन फूड सिक्योरिटी में जो लोग आते हैं वह भी इंक्लूडेड हैं। BPL कार्ड धारक फैमिली जो हैं वह भी इंक्लूडेड हैं। ये दोनों ही चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? ये D1 to D7 का जो आपका डेटाबेस है उसके अंतर्गत आ जाती हैं। BPL कार्ड बनता ही उन्हीं लोगों का है जो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर होते हैं। BPL का मतलब क्या हुआ? बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन में सर्वाधिक जो संख्या हमें देखने को मिलती है वह कहां देखने को मिलती है? बिहार में देखने को मिलती है। और सबसे कम जो BPL कार्ड है वह कहां है? वह आपके पंजाब स्टेट्स के पास है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमारा हमसे कह रहा है, अखिल भारतीय प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ पैकेजों के तहत अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के खर्चों के लिए कवर की गई विशिष्ट समय सीमा क्या है? यानी कब, जब मान लीजिए अगर आपको आपकी किडनी में स्टोन है और एडमिट किया जाता है हॉस्पिटल में, तो 3 दिन पहले से जो आपने अल्ट्रासाउंड कराए थे, जो भी आपका डायग्नोस चल रहा था, वह आपका कवर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और उसके इलाज के बाद जब आपका ऑपरेशन जो है सक्सेसफुली हो जाता है, आपके ऑपरेट कर दिया जाता है, देन उसके कितने समय बाद तक की जो व्यवस्थाएं होंगी, चीजें होंगी, वह आपकी कवर कर ली जाएंगी। और आंसर आना प्रारंभ हो गया है कि 3 दिन पहले तक की सारी व्यवस्थाएं और 15 दिन के बाद तक की व्यवस्थाओं को इंक्लूड किया जाता है। आपको 15 दिन की मेडिसिन दे करके भेजा जाएगा घर कि भैया ये लो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने सीधे आपके लिए इटली से इसको भेजा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है आयुष्मान भारत के हालिया विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑल सिटीजन्स एबव 60 इयर्स गेट फ्री टर्सरी केयर। ऑल सीनियर सिटीजन्स 70 years and above are eligible for independent shared cover of ₹5 lakh regardless
इनकम 70% उससे अधिक की आयु के वरिष्ठ नागरिक 5 लाख के हैं। चलो पढ़ो भैया, खुद कुछ भी पढ़ो। थ्री में अभी आपका जो रिसेंटली इंक्लूड हुआ है 70% जो आपके लोग थे 70+ उनको शामिल कर लिया गया है। अगला, व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत उत्पन्न 14 अंकीय विशिष्ट पहचानकर्ता को किस रूप में जाना जाएगा? बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसका फुल फॉर्म पूछा सकता है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां से देखते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर है। काफी बड़ा क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है। As a medical officer, if you suspect systematic billing manipulation or necessary surgeries by planned private hospital which being NHS is responsible for alerting such cases, अगर आप मेडिकल ऑफिसर हैं और आपको चिकित्सा अधिकारी के रूप में यदि किसी सूचीबद्ध हॉस्पिटल में निजी अस्पताल द्वारा व्यवस्थित बिलिंग हेरफेर या अनावश्यक सर्जरी का संदेह करते हैं तो ऐसे मामलों के ऑडिट के लिए NHA यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का कौन सा विंग उत्तरदायी है? मान लीजिए कि इसकी केस स्टडी आपको पूरी तरीके से समझाते हैं, सुनो। आप मेडिकल ऑफिसर हैं और आपको सूचना मिलती है कि आपके ही क्षेत्र के एक हॉस्पिटल ने बिना किडनी स्टोन का ऑपरेशन किए हुए वहां से यह आपका क्लेम किया है कि इस पेशेंट के लिए उन्होंने व्यवस्था की है और व्यवस्थाओं का पालन जो है वह करने के दौरान उन्हें इसका फाइनेंशियल जो असिस्टेंट है, कैशलेस बीमा का जो भी पैसा बनता है ऑपरेशन का, वो दे दिया जाए और असल में पेशेंट का इलाज हुआ ही नहीं था। हुआ क्या, उसको स्टोन ही नहीं थी। और ऐसे केसेस बहुत सारे हैं, एक दो नहीं है बल्कि बहुत सारे हैं। और कोविड में जो हॉस्पिटल जो अटैच थे उनका तो कहना ही क्या। जो भी आपके कोविड में हॉस्पिटल जो है कोरोना से अटैच थे, जहां पर लोगों को भर्ती किया जा रहा था, पर पेशेंट जितना रुपए मिलता था, और उस दौरान आपकी जो ड्यूटी बनती है वह क्या बनती है? विजिलेंस, शिकायत करेंगे या राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत, या 5A 5B नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल, यह आपका उसके लिए है जो भी आपकी शिकायत करता है। सामान्य के लिए आपकी जो एक मेडिकल ऑफिसर के रूप में ड्यूटी बनेगी वह बनेगी नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट। आप जाकर के वहां पर जांच करेंगे ऐसा है कि नहीं। आपका धोखाधड़ी विरोधी इकाई नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट AFU के तहत, और अगर ऐसा मामला प्रकाश में आता है देन आप जो है ट्रिब्यूनल में या बाकी जगहों में जाकर पे कार्रवाई के लिए पूरी संस्तुति दे सकते हैं और कार्रवाई करेंगे। आप वहां पर जो कार्य करेंगे एज AFU करेंगे, एंटी फ्रॉड यूनिट के तौर पर करेंगे। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए गए हैं। आगे देखते हैं और कितने क्वेश्चंस हैं। बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं, खुद कुछ भी करिए, कुछ जो है बाकी लोग को भी करने दीजिए। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करने की ओर अग्रसर कर रहे हैं। समय की अपनी सीमाएं हैं और सीमा को अपन डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब 1 आध मिनट का जो समय है वह आपके पास है। अगर कुछ आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, वेलकमिंग यू। जी, कोई प्रश्न अगर है तो बता दें, नहीं है तो भी बता दें, तो हम इस क्लास को यहीं पर समाप्ति की ओर अग्रसर कर सकें। चलिए थोड़ी सी आपसे बातचीत भी कर लेते हैं, हल्की सी, कि आपका जो सिलेबस है वह धीरे धीरे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का कवर होने की ओर अग्रसर हो रहा है। कुछ एक प्रोग्राम्स हमारे पास शेष रह गए हैं जो कि हमको मालूम भी है। उसमें से करंट के कुछ प्रोग्राम्स रह गए हैं, कुछ पुराने प्रोग्राम भी हैं, जहां पर कुछ एक बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं उनको कवर भी कर लिया गया है।
ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, सब कुछ बढ़िया। चलो सर जी, कल वाले पीडीएफ की लेक्चर की पीडीएफ अपलोड नहीं हुई, पीडीएफ अपलोड नहीं हुई कल वाली? अरे क्या बात करते हो यार, अभी रुको थोड़ी देर। ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी टीम इतनी लापरवाह। अभी रुको, फोन करते हैं उनको। ठीक है, बहुत ज्यादा हिस्सा नहीं बचा है सिलेबस का। हमने आपके नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के सिलेबस का आधे से अधिक हिस्सा जो है वह कवर कर लिया है। धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए विजय की ओर अग्रसर हैं। लेकिन एक और चीज का ध्यान रखेंगे कि आपका इतना ज्यादा नहीं पढ़ लेना है जो कि आपका बाउंस हो जाए। वह सारी चीजें पढ़नी है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं। उसके बाद आयुष जीके का आपका इंपॉर्टेंट, चाहे वह यूनानी हो, चाहे वह होम्योपैथी हो, चाहे वह आयुर्वेद हो, वहां पर आपके सिलेबस के कोर सब्जेक्ट के पॉइंट में चाहे शायद वह 10 या 20 नंबर का पॉइंट है जहां पर आयुष जीके का विवरण दिया गया है। तो इंट्रोडक्टरी रूप से आयुष जी के भी इसी बैच में हम आपको कवर कराएंगे। ठीक है, तब तक कल तक मिलते हैं आपके लिए एक नए प्रोग्राम के साथ। अगर आप कोई स्पेसिफिकली कोई प्रोग्राम पढ़ना चाहते हैं तो बता दीजिए, उसको कल पढ़ा दिया जाए, या फिर हम ही कल किसी प्रोग्राम को डिजाइन करके आपको पढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, यहीं पर फिर लेते हैं विश्राम। तब तक कीजिए आप लोग आराम, मिलते हैं सुबह और शाम। ठीक है, शाम को 7 बजे अगर ईश्वर की इच्छा रही तो क्लास होगी, और नहीं रही तो हरी इच्छा। जो भी तू चाहे करा ले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। ठीक है, चलिए नमस्कार, आभार, अभिनंदन, जय हिंद। अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। पीडीएफ अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी, ये वाली भी और वो वाली भी। नमस्कार।